साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग निबंध की क्लासेस में आज देखेंगे कविताओं और कथनों, जिसमें उद्धरणों का संकलन है। ठीक है, ये खंड बा है, खंड आ हो चुका है। पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं किस एग्ज़ाम में। ठीक है, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें IAS, UP PCS, BPSC, MP PSC और राजस्थान PCS में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं निबंध के, वो सारा एक ही वीडियो में कवर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो पिछला वीडियो देख लीजिए जाके। आज के वीडियो में हम लोग जो है कविताओं और कथनों के उद्धरणों का संकलन देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो कई पार्ट में होने वाली है क्योंकि कविताएं और कथनों के उद्धरण इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में सबको सम्मिलित कर पाना आसान नहीं है। ठीक है, तो वीडियो कई पार्ट में आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगी, क्योंकि बहुत सारे मित्र जो है मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर जो क्लास नोट्स मिली है उसका वीडियो आना चाहिए, क्लास नोट्स का वीडियो कब करवाया जाएगा। तो मुझे लगा कि अब करवा देना चाहिए, क्योंकि देखिए BPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, BPSC के एग्ज़ाम में 300 नंबर का हो गया है, और जो कि क्वालिफाइंग ना होके जो है अच्छे खासे अंक प्राप्त करने हैं, उसमें 300 नंबर लाने हैं, और वही 300 नंबर ही निर्णायक सिद्ध होंगे आपकी अच्छी रैंक लाने में। आप DSP, SDM कुछ भी बन जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी शायद जो है ऑप्शनल को लेके कुछ वो चल रही है, ऑप्शनल भी हट सकता है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक ऑप्शनल हट भी चुका हो उत्तर प्रदेश का। अगर नहीं भी हटा है या नहीं भी हटेगा तो भी हमें जो है निबंध में अच्छे खासे नंबर लाने हैं। ठीक है, साथ साथ IAS में भी अच्छे नंबर लाने हैं, RO में भी निबंध आता है, उसमें भी अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप जिसका भी देख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी देख रहे हैं कि निबंध इसमें आता है, इस एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे इन उद्धरणों को, इन कविताओं को, इन कथनों को आप उपयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले हिंदी में उद्धरण होंगे, टॉपिक वाइज होंगे कि किस टॉपिक में किस तरह के उद्धरण लिख सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ टॉपिक वाइज है, और उसके बाद संस्कृत में कुछ उद्धरण है, और अंत में हम सबसे लास्ट वाली वीडियो में हम संस्कृत और इंग्लिश का एक साथ देख लेंगे, और पहले हिंदी के जो है उद्धरण देखते हैं। कम से कम 4 से 5 वीडियो रहेंगी। ठीक है, इससे कम नहीं रहेंगी, इतने में सारा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा और कम वीडियो रहे, लेकिन ये है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाने से देखने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे पिछला वीडियो है 1 घंटे के समथिंग हो गया उसमें, लेकिन सारे प्रश्नों को मैंने सम्मिलित कर दिया। पहले मैंने सोचा था कि कुछ ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन जो है जैसे मैंने सोचा था कि IAS का अलग कर दूंगा, UP PCS का अलग कर दूंगा, BPSC अलग कर दूंगा। फिर मैंने सोचा ये छोटा छोटा वीडियो बनाने से बेहतर है एक ही वीडियो में सारा कुछ दे दो, जिससे सारे बच्चों को एक साथ सारा वीडियो मिल जाए, मतलब सारे प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप जैसे उद्धरण है, आज के उद्धरणों को अगर हम लोग देखेंगे तो उद्धरण में बहुत सारे उद्धरण हैं। ठीक है, विषय आधारित उद्धरण है, खंड में, खंड का में, ठीक है, खंड खा में अलग दिए गए हैं। तो खंड का आज शुरू करेंगे, खंड का 2 या 3 वीडियो के बाद हो सकता है आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उद्धरण हैं। और आप जो है इन उद्धरणों को देख लीजिए, अपने नोट्स निकाल के लिख लीजिए। इन उद्धरणों का प्रयोग आप टॉपिक वाइज जैसे आते हैं, जैसे मैंने कल बताया ना कि टॉपिक वाइज किस तरह के जो है निबंध आते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक से जो है निबंध के प्रश्न मैंने बताए थे, इसीलिए टॉपिक वाइज करवा दिया था कि टॉपिक वाइज अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज किस तरह के निबंध आते हैं वो देख लीजिए। तो अब उद्धरण भी टॉपिक वाइज कैसे, किसी टॉपिक में कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला टॉपिक है, इसमें देखिए दिया गया है राष्ट्रभाषा और हिंदी भाषा पे अगर निबंध आता है। जैसे मैंने पिछला वीडियो जो था निबंध का, क्वेश्चन जो आए हुए थे उसमें हिंदी भाषा को लेके बहुत सारे निबंध आए थे। अब उन हिंदी भाषा के निबंधों में जो है जो लिखना है उसमें कैसे कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कविताएं लिख सकते हैं, तो उस पे जो है निबंध आप जो है देख लीजिए, विषय आधारित उद्धरण किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कोटेशन किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रहेगा 3-4 वीडियो, 5 वीडियो में सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक एक करके आप सारे उद्धरण लिख लीजिए। ठीक है, पहला उद्धरण है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं एको शूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। शब्द देशन के लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब देखिए लिखना कैसे है। इतना उद्धरण लिखने के बाद शुरुआत कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं, बीच में कहीं कोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ ये इनका नाम भी मेंशन कर देंगे तो निबंध में काफ़ी अच्छे अंक मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए इतना लिखा, उसके बाद आप लिख सकते हैं यह जो है उद्धरण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, लिखा है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा उद्धृत है, ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। यह सारी चीज़ें मैंने निबंध में आपको बताई, निबंध की क्लासेस जाके देख लीजिएगा, उनमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। तो आप इसको एक एक करके लिखते जाइए, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर, कबीर के द्वारा। तुलसीदास ने लिखा है कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, ठीक है। फिर गोपाल दास नीरज ने लिखा है अपनी भाषा के बिना राष्ट्र न बनता राष्ट्र, बसे वहाँ महाराष्ट्र या रचे वहाँ सौराष्ट्र, ठीक है। फिर उसके बाद जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम जानते ही हैं, उन्होंने लिखा है समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। यही मानना कुछ महात्मा गांधी का भी था, ठीक है। अगला लिख सकते हैं विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होनी सांस्कृतिक दासता है, वाल्टर चेनिंग ने ऐसा लिखा। फिर है अगला है हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि जो है हिंदी भाषा का वो घोर समर्थन करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रख सकती थी। गुजराती की अलग भाषा हो सकती है, तमिल की अलग भाषा हो सकती है, द्रविड़ियन की अलग भाषा हो सकती थी, लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। तो वो हिंदी भाषा के घोर समर्थक थे, ठीक है। अगला है हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है। हिंदी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। फिर अगला है यदि तुम एक व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसे वह समझता है तो ऐसी भाषा उसके दिमाग में प्रवेश करती है। यदि तुम उस व्यक्ति से उसी की भाषा में बात करते हो तो वह उसके हृदय में प्रवेश करती है, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लीजिए ये नेल्सन मंडेला ने कहा है, तो इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है, आप किसी गांव के क्षेत्र में गए, वो लोग हिंदी जानते तो हैं, हिंदी समझते तो हैं, तो वो उनके दिमाग में घुस रही है, दिमाग को हिट कर रही है, ठीक है, वो समझ तो रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर तुम जाओगे वहाँ पे, आप जाएंगे वहाँ पे और गांव वाली भाषा यूज़ करेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो गांव वाली भाषा में उनसे बात करेंगे ना, तो उनके दिल को हिट करेगी, हृदय में सीधे प्रवेश करेगी कि ये तो हमारे ही अपने आदमी हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है भाषा की अभिव्यक्ति होती है। फिर अगला है प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी अन्य किसी चीज़ से संभव नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, लिखा है। हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है, हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, ऐसे लोगों का नाम क्वेट करके आएंगे, ठीक है, जो विदेशी हैं तो और अच्छे अंक मिलेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। फिर आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए, भाषा बनावटी नहीं होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर अगला है जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है, ठीक है। तो इन सबको लिखते जाइएगा, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई हिंदी भाषा से। अब मान लीजिए कला या सिनेमा से आ जाए कोई निबंध उससे रिलेट करके, तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। पहला है सिनेमा की खास विशेषता मानव मन की अंतर
रंगता को पकड़ने और संवाद करने की अपनी क्षमता है, सत्यजीत रे ने कहा है। कला एक प्रकार का नशा है जिससे जीवन की कठोरताओं से विश्राम मिलता है, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। सिगमंड फ्रॉइड तो पश्चिम के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनके तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप लिख के आ सकते हैं। तस्वीर एक कविता है जिसके शब्द नहीं, हॉरेस ने कहा है। एक अच्छा चित्र लंबे भाषण से बेहतर होता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है। कला या तो साहित्यिक चोरी है या फिर एक क्रांति, पॉल गौगुइन ने कहा है। ठीक, अगला है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण आप सिनेमा में यूज़ कर सकते हैं, कला में यूज़ कर सकते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद में किस तरह के उदाहरण यूज़ कर सकते हैं उसे देख लीजिए, बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद में। ठीक है, पहला है, ये नए युग के सौदागर हैं, बेचना और खरीदना नहीं, केवल छीनना जानते हैं, ये कभी सामने नहीं आते, रहते हैं कहीं दूर समंदर के इस या उस पार, मदन कश्यप ने कहा है। ठीक है, कोई बड़ा उदाहरण लिखने से बेहतर है कि आप छोटा उदाहरण लिख के अच्छे अंक प्राप्त करें। युद्ध भूमि में कोई तोप नहीं, कोई हथियार नहीं, सामने सिर्फ एक बाजार है, कोई भी बता सकता है युद्ध में किसकी जीत होगी, विमल कुमार ने लिखा है। ये एक तरह से बाजार की बात हो रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही, पूंजीवाद की बात हो रही है। ठीक है, अगला है, हाथ की चक्की सामंतवाद पैदा करती है, भाव का इंजन पूंजीवाद पैदा करता है। कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा कथन है, इसको जरूर लिख के आइएगा अगर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, निबंध आ जाए तो क्या है, हाथ की चक्की सामंतवाद पैदा करती है, भाव का इंजन पूंजीवाद पैदा करता है। कार्ल मार्क्स का नाम भी लिख के आइएगा। ठीक है, अगला है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक मजबूत और बेहतर शिक्षित कार्यशक्ति के साथ शुरू होती है, बिल ओवेंस ने कहा है। ठीक है, अगला है, अर्थव्यवस्था किसी भी चीज़ का प्रारंभ और अंत है, अगर आपके पास एक मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है तो कोई भी ठोस सुधार नहीं कर सकते, डेविड कैमरून ने कहा है। ठीक, अगला है, पूंजीवादी उत्पादन केवल संपत्ति के मूल स्रोतों, भूमि और श्रमिकों का दोहन करके प्रौद्योगिकी विकसित करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को एक पूर्ण समाज के रूप में संयोजित करता है, कार्ल मार्क्स ने इसे भी कहा है। ठीक है, ये भी आप लिख के आइएगा। पूंजीपतियों के बारे में जब लिखने को आ जाए तो ये लिख के आ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिना उपयोगिता के किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगला है, कभी कभी मूल स्वतंत्रता की कमी का संबंध सीधे आर्थिक गरीबी से होता है, अमर्त्य सेन ने कहा है। अगला है, आर्थिक विकास का एजेंडा हमारे संसदीय लोकतंत्र के मध्य होना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। इसको भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अगला है, पूंजीवाद में अच्छी चीज़ों का समान बंटवारा जबकि समाजवाद में बुरी चीज़ों का समान बंटवारा होता है, विंस्टन चर्चिल। जो देखिए पश्चिमी दार्शनिक हैं या जो विदेश के दार्शनिक हैं उनको लिख के आएंगे ना तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। इंडिया के किसी दार्शनिक को लिखेंगे या किसी राजनीतिज्ञ के विचार लिख देंगे ना तो सेफ कम होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप जिस बोर्ड का जिस आयोग का निबंध लिख रहे हैं, सरकार अगर उसकी है किसी की है और उसके खिलाफ में आप लिख दिए तो भी वो सुरक्षित नहीं रहेगा। हो सकता है कॉपी जांचने वाला उसी पार्टी का हो, पार्टी का नहीं भी होगा तो विचारधारा वैसा रखता हो। ठीक, या हो सकता है दूसरी पार्टी का हो, विचारधारा दूसरी पार्टी जैसी हो, सरकार जो है दूसरे की हो, तो हो सकता है आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। तो उसमें नुकसान और जो है फ़ायदे का अंतर हो सकता है। बेहतर ये है कि आप जब भी कभी निबंध लिखें या कुछ भी कोटेशन लिखें और या आप जो है जब इथिक्स लिख रहे हो, इथिक्स में किसी के बारे में लिख रहे हो, तो बेहतर ये है कि जो पश्चिमी दार्शनिक हैं उनमें से किसी का जो है आप कोटेशन प्रयोग करिए, धूमधाम से प्रयोग करिए, आप सेफ रहेंगे। ठीक, फिर ये तो हो गई हमारे जो है अर्थ की बात। अब युद्ध और शांति की बात करते हैं। युद्ध और शांति में देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जो है बहुत बेहतरीन कथन है, आप जरूर इसको लिख के आइएगा। पहला है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ठीक है, इसको लिख के आएंगे ना, बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये सबसे सुरक्षित माना जाता है रामधारी सिंह दिनकर का, युद्ध और शांति में। फिर अगला है, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है, नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, ना उनके हेतु जो रण में उनको उसे ललकारते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का ये भी है। ठीक है, बड़े बड़े कथन लिखने से बेहतर है कि ऐसे छोटे जो है 2-3 लाइन वाले लिख के आइएगा। अगला है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी लिख के आइएगा, ये भी काफी चर्चा में रहता है। अगला है, दिनकर जी का ही है, युद्ध को दिव्य कहते हैं जिन्होंने युद्ध की ज्वाला कभी जानी नहीं। दिनकर जी का ही है। ठीक, फिर अगला है, नेता जब शांति की बात करते हैं जनता जानती है कि युद्ध बिल्कुल करीब है। नेता जब युद्ध को बुरा कहता है, युद्ध स्थल पर जाने का आदेश हो चुका होता है। बर्टोल्ट ब्रेख्त जो है का कथन है। आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रसिया यूक्रेन से अगर पूछ ले युद्ध का तो वहाँ जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगला है, युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, आओ युद्ध के मालिकों तुमने ही बनाई सारी बंदूकें, तुमने ही बनाए मौत के सारे हवाई जहाज, तुमने बम बनाए तुम जो दीवारों के पीछे छिपते हो। आगे है, छिपते फिरते हो तुम तिपाही के पीछे, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे मुखौटे से देख सकता हूं। बॉब डिलन का ये कथन है। ठीक है, ये लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे यह नहीं समझ आता कि इंसान प्रकृति के जितना ही क्रूर क्यों नहीं हो सकता। एडोल्फ हिटलर का है। अगला है, आमतौर पर सिपाही लड़ाइयाँ जीतते हैं, सेनापति उसका श्रेय ले जाते हैं। यह भी आप लिख के आ सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, ऐसा कोई मार्मिक दृश्य हो जहाँ सिपाहियों की जो है जो आगे फ्रंटियर हो जाते हैं, सिपाही की जो है शहीद ज़्यादा हो गए हों और उनके जो मेजर्स हैं जो अधिकारी हैं वो बच गए हों और उसका लाभ ले लिए हों, तो वहाँ पे इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर ऐसे जो है क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति स्थापित करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली साधन है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है, इसको लिख सकते हैं। कभी भी एक अच्छा युद्ध या एक बुरी शांति नहीं हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, इसको लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसा कोई युद्ध नहीं जो सभी युद्धों का अंत कर दे। हारुकी मुराकामी, इसको तो जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कथन है कि ध्यान से सुनो, ऐसा कोई युद्ध नहीं जो सभी युद्धों का अंत कर दे। ठीक, अगला है, आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। महात्मा गांधी का कथन है। अगला है, हिंसा से शांति नहीं प्राप्त की जा सकती, यह सिर्फ समझ के माध्यम से मिल सकती है। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है। फिर अगला है, मैं नहीं जानता कि युद्ध शांति के बीच का अंतराल है या शांति युद्ध के बीच का। जॉर्ज क्लेमेंसियो ने कहा है। फिर अगला है, जीवन को टालकर आप शांति नहीं पा सकते। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है। ठीक है, तो ये सारे कथन हो गए युद्ध से संबंधित, शांति से संबंधित। अब समय और धैर्य से कोई रिलेट करके निबंध आ जाए तो क्या लिख के आएंगे? तो समय और धैर्य से निबंध आता है तो लिख के आइएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर ने लिखा है। ठीक है, क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी इसमें पेशेंस की जरूरत, पेशेंस धैर्य के जो है बारे में बात हो रही है इसमें। यानी कि सब कुछ धीरे धीरे होता है, मन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जब चाहे कुछ हो जाए। माली भले ही 100 घड़े सींचता रहे फूलों में,
लेकिन फल तभी आएंगे जब मौसम आएगा फलों का। ठीक है। अगला है समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। रहीम ने लिखा है। अगला है समय का कोई इतिहास नहीं होता, स्वयं स्वयं समय स्वयं इतिहास का की समीक्षा है, समय की इति परिणति है, समय गति है, नियति है, प्रगति है। ठीक है, मधु मोहता ने लिखा है। आगे है अगला, समय दो स्थानों के बीच सबसे लंबी दूरी है। ये आप लिख के आइएगा, बहुत सेफ है। टेनेसी विलियम्स ने इसको लिखा है। अगला है समय और स्थान वे प्रणालियां हैं जिनके द्वारा हम सोचते हैं, ना कि जिन स्थितियों में हम रहते हैं। आइंस्टीन ने ये लिखा है। वो समय जिसको आप बर्बाद करके आनंद लेते हैं, असल में वह समय बर्बाद नहीं होता। बर्ट्रेड रसेल ने लिखा है। इसको आप लिख के आ सकते हैं। फिर अगला है, वे कहते हैं कि समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वास्तव में आपको ही उन्हें बदलना होता है। एंड्री वारहोल ने लिखा है। इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए धैर्य और समय की बात। अब जो है अगला है राजनीति तंत्र सत्ता की विडंबनाएं, शासन, सरकार, पंचायती राज, यानी राजनीति से संबंधित जो है उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, तो पहला है, कहाँ रही अब भैया अलगू जुम्मन वाली पंचायत। अलगू जुम्मन वाली पंचायत ये कहानी है, आप इसे पढ़िएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगी। चाहे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी हो, और नहीं तो इंटरनेट पे आप मिल जाएगी, आप उस वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लिखिएगा अलगू जुम्मन की पंचायत कहानी। ठीक है, तो पढ़िएगा, मज़ेदार है। कहाँ रही अब भैया अलगू जुम्मन वाली पंचायत, जो परमेश्वर के स्वरूप उन पंचों वाली पंचायत। अब तो जोड़ जुगाड़ चुनावी द्वंद फंद सब कुछ जायज, पंचायत तो है पर आदर्शों से खाली पंचायत। अब पंचायत के बारे में लिख सकते हैं ऐसे, विनोद तिवारी ने लिखा है। अगला है, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। अगला है, तालिबे शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे माइक रहे माला रहे। अदम गोंडवी की बहुत अच्छी ये जो है कविता है, आप इसको लिख के आइएगा। ठीक है, क्या है, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, तालिबे शोहरत हैं कैसे भी मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे माइक रहे माला रहे। ठीक है, और उससे भी बढ़िया अगला वाला है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। गोरख पांडे के द्वारा लिखी गई ये कविता है, इसको जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, शरीफ इंसान आखिर क्यों इलेक्शन हार जाता है, किताबों में तो ये लिखा था रावण हार जाता है। मुनव्वर राणा ने लिखा है इसे। ठीक है, अगला है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरुप अवश्य नरक अधिकारी। तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, अगला है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। तुलसीदास ने लिखा है। ठीक, अगला है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये भी लिख के आ जाइएगा। अगला है, जनता धरती पर बैठी है, नभ में मंच खड़ा है, जो जितना दूर मही से उतना वही बड़ा है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने ये लिखा है, इसको लिख के आ सकते हैं। फिर
अगला है जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। अज्ञेय ने लिखा है, इसको लिख के आ सकते हैं, ये भी अच्छी कविता है। ठीक। फिर अगला है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, कौन कौन है जन गण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। रघुवीर सहाय ने लिखा है, इसको भी आप लिख के आ सकते हैं। ठीक। फिर अगला है वे मुझसे कहते हैं खाओ पियो मौज मनाओ, तुम किस्मत वाले हो मैं कैसे खाऊं और पीऊं, कि मेरे हाथ का निवाला किसी भूखे के मुंह से छीना हुआ है, और पानी का यह गिलास किसी प्यास के मारे आदमी का है, फिर भी मैं खाता हूं और पीता हूं। बर्टोल्ट ब्रेख्त ने ये लिखा है। ठीक है, इसको भी लिख के आ सकते हैं। अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनि मत से संविधान का अंतिम संशोधन पारित कर दिया, जिसके अनुसार अब से किसी भी सिक्के में एक ही पहलू होगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा अन्याय समाप्त हुआ। अरुण कमल ने लिखा है। फिर अगला है दुनिया पर सरकारों और पैसे की नहीं बल्कि आवाम की हुकूमत होगी, अब से 100 साल बाद ही सही लेकिन ये जरूर होगा। नाजिम हिकमत ने लिखा है। फिर अगला है जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया और अब दुगने प्रयत्नों से ही उसे पा सकती है। ऐसी हालत में क्या सरकार के लिए ज़्यादा आसान नहीं होगा कि वह जनता को ही भंग कर दे और दूसरी चुन ले। बर्टोल्ट ब्रेख्त ने लिखा है। फिर अगला है सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे लोगों का लिखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, किसी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा को लिखेंगे तो वो सेफ कम होता है। फिर अगला है मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। फिर अगला है तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, बहुत मशहूर हैं आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है हसीन नहीं। दुष्यंत कुमार की कविता है, ये लिख सकते हैं। अगला है अगर हिंदुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायत राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूँ कहिए कि ना तो कोई पहला होगा ना आखिरी। महात्मा गांधी का कथन है, ये लिख सकते हैं। फिर अगला है सफल क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ होता है असफल अपराधी। एरिक फ्रॉम का ये बहुत अच्छा कथन है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है मानव स्वभाव का ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा का आदि और अंत है। हेनरी एडम का कथन है। फिर अगला है राजनीति के समान कोई दूसरा जुआ नहीं है। डिजायरली का कथन है, आप इसको लिख सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा है। अगला है राजनीति कुछ इंसानों के लाभार्थ बहुत से व्यक्तियों का उन्माद है। एलेक्जेंडर पोप का कथन है। फिर अगला है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। धर्म से विहीन राजनीति मृतक शरीर के तुल्य है जो केवल जला देने योग्य है। महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, ये तो पक्का लिख के आइएगा, यानी सीधे सीधे एक लाइन में लिख के आइएगा कि धर्म में विहीन राजनीति मृत देह के समान है जिसे जला देना चाहिए। ठीक। आदम गोंडवी का ये कथन बहुत अच्छा है जो हर जगह यूज होता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लिख के आइएगा, बहुत अच्छे नंबर इससे मिल जाते हैं। फिर अगला है 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। नागार्जुन का कथन है। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ये लिखा है। फिर अगला है ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है, धूमिल ने लिखा है। फिर अल्लामा इकबाल का जो है कथन बहुत अच्छा है, जिसे आप लिख के आ सकते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज ए हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। ठीक, आगे है, अगला लिख के आ सकते हैं, संभव है पानी में तैरने वाली मछली आकाश में उड़ने लगे, किंतु राज्य कर्मचारी रिश्वत न ले, यह संभव नहीं, चाणक्य का कथन है। ठीक है, फिर अगला है, जिस प्रकार मैं एक गुलाम नहीं बनना चाहता उसी प्रकार मैं किसी गुलाम का मालिक भी नहीं बनना चाहता, यह सोच लोकतंत्र के सिद्धांत को दर्शाती है, अब्राहम लिंकन ने का लिखा है। ठीक है, इसको आप लिख के आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है, लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब स्वरूप है लेकिन इसे बेहतर की खोज अभी तक नहीं हुई है, विंस्टन चर्चिल का ये कथन है। ठीक, फिर अगला है, बहुमत का शासन जब जोर जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वह उतना ही असहनीय हो जाता है जितना कि नौकरशाही का शासन। ठीक है, महात्मा गांधी का ये कथन है। फिर अगला है, लोकतंत्र के पौधे का चाहे वह किसी भी किस्म का क्यों ना हो तानाशाही में पनपना संदेहास्पद है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण वगैरह के लिख सकते हैं, थोड़ा सेफ होता है लेकिन उतना सेफ कम होता है। ठीक है, क्योंकि किसी पार्टी से जब कोई जुड़ा हुआ हो तो प्रॉब्लम होती है। अगला है, लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है, अब्राहम लिंकन का ये कथन जरूर लिख के आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई राजनीति से संबंधित कथन। अब अगली हेडिंग आप डाल के लिख सकते हैं, सत्य या सत्य की खोज या सत्यनिष्ठा पे जो निबंध आते हैं। ठीक है, एक तो सत्यमेव जयते वाला ही पहला लिख के आइएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पहला है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येना क्रम त्रस्यो ह्याप्त कामो यत्र तत्त सत्यम परमम निधानम। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसे आप लिख सकते हैं, संस्कृत है, चाहे तो लिख के आ सकते हैं। दूसरा है, झूठ तो कातिल ठहरा इसका क्या रोना, सच ने ही इंसान का खून बहाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है। अगला है, शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है, शेष सब अवास्तव अयथार्थ मिथ्या है, भ्रम है, सत्य केवल एक जो कि दुखों का क्रम है, मुक्तिबोध में ये लिखा गया है। ठीक है, ये लिख के आ सकते हैं। फिर आगे है, अगला है, मैं कवि हूँ दृष्टा उन्मेष्टा संधाता अर्थवा मैं कृतव्य हूँ, मैं कृतव्य, मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ, अज्ञेय ने लिखा है। ठीक है, अगला है, जी बहुत चाहता है सच बोले क्या करे हौसला नहीं होता, बशीर बद्र ने लिखा है। अगला है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, निदा फाजली का है ये। अगला है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये तो पक्का लिख के आइएगा, सदा सत्य बोलो प्रिय बोलो, ना कभी असत्य बोलो ना अप्रिय बोलो, मनुस्मृति में लिखा गया है, ये जरूर लिख के आइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेफ है जब सत्य की बात आए। अगला है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, कबीरदास का कथन है, ये बहुत अच्छा है, इसको लिख के आइएगा। अगला है, सूर्य चंद्रमा तथा सत्य को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता, महात्मा बुद्ध का कथन है, यह भी सही है। तथ्य सत्य कुछ भी नहीं सब व्याख्या मात्र है, फ्रेडरिक नीत्शे का कथन है, इसको लिख के आइएगा। अगला है, अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, मार्क ट्वेन का कथन है, ये तो जरूर लिखे आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, झूठ का कभी पीछा मत करो, उसे अकेला छोड़ दो वह अपनी मौत खुद मर जाएगा, लाइमैन बीचर का कथन है। ठीक है, अगला है, सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, महात्मा गांधी का कथन है, ये लिख के आइएगा, एक लाइन का है, लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है,
सत्य आत्मनिर्भर है, यह लोगों के समर्थन के बिना भी टिका रहता है, महात्मा गांधी का कथन है। फिर अगला है, कोई व्यक्ति जो छोटे मसलों में सत्य को गहराई से नहीं लेता, बड़े मामलों में भी उसका विश्वास नहीं किया जा सकता, आइंस्टीन का कथन है। अगला है, विपदा सत्य का प्रथम मार्ग है, लॉर्ड बायरन का कथन है। अगला है, एक हानिकारक सत्य की तुलना में एक उपयोगी झूठ बेहतर है, थॉमस मान का कथन है। अगला है, जब हम संदेह करना शुरू करते हैं तब हमारे मन में सवाल आते हैं, और जब हम सवाल करना शुरू करते हैं तो सच तक पहुंचने की ओर होते हैं, पीटर एल्बर्ट का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब हम मानते हैं कि सत्य हमारे अधिकार में है तो हम उनके प्रति कठोर हो जाते हैं जिनके पास वह नहीं है, डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है। अगला है, सबसे महान सत्य वह है जिसके विपरीत भी एक सत्य है, थॉमस पाइन का कथन है। अगला है, सत्य संभवतः एक मार्गहीन विश्व है, लेकिन मुक्ति की आकांक्षा हमें उस विश्व तक ले जाती है, जे कृष्णमूर्ति का कथन है। अगला है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऋग्वेद में लिखा है। अगला है, सत्य को कह देना ही मेरा मजाक करने का तरीका है, संसार में यह सबसे विचित्र मजाक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है। ठीक है, ठीक है, आप इसे लिख के आ सकते हैं। इतने सारे कथन सत्य पे जो है आधारित है, इन कथनों में कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बीच बीच प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रेम और स्नेह। प्रेम और स्नेह से जो है किस तरह के हम कोटेशन लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको जो है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हैं, शायरी लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने निबंध की क्लासेस में बताया था कि आप शायरी भी ठीक ठाक लिख के आएंगे ना, अच्छी शायरी भी लिख के आएंगे तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिल्म का कोई डायलॉग याद आ रहा हो कि इस फिल्म का ये डायलॉग बहुत अच्छा है और उसी टॉपिक से रिलेट करता है, अब ज़रूर लिख के आइएगा कि इस जो है हीरो में वो पात्र था, उसका नाम ये था और उसने ये डायलॉग बोला जो इस निबंध से ठीक ठाक मेल खाता है। ठीक है, अब प्रेम और स्नेह से जो है किस तरह का जो है लिख सकते हैं, कविताएं देख लीजिए। पहला है, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम सुख का मौसम है, गोपाल दास नीरज का कथन है, ये लिख सकते हैं। अगला है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम को आशिकी करते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फैज अहमद फैज का कथन है। अगला है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया जो डूबा सो पार, अमीर खुसरो का ये कथन जरूर लिख के आइएगा, इससे बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है, प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, अपने को अर्पण करना पर औरों को अपनाना क्या। इसके आगे है, ले लेना सुगंध सुमनों की तोड़ उन्हें मुरझाना क्या, प्रेम हार पहनाना लेकिन प्रेम पाश फैलाना क्या, हरिवंश राय बच्चन का ये कथन है, ये आप लिख के आ सकते हैं। फिर अगला है, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मुरे हारी पी के संग। ठीक है, अमीर खुसरो का कथन है, ये भी लिख के आ सकते हैं। फिर अगला है, प्रेम दूसरे को जानना भी है, खुद को पहचानना भी है, गलत को गलत सही को सही मानना भी है, विमल कुमार का ये कथन है। ठीक है, आपका भी कोई ऐसा शायरी कविता हो तो आप अपना भी नाम लिख के आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या आपके दोस्त की कोई कविता या शायरी है तो दोस्त को मेंशन कर दीजिए कि इस शायर ने इस कवि ने ये लिखा है। देखिए निबंध वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी कॉपी चेक तो करते हैं, लेकिन सारे जितने दार्शनिक हैं या जितने भी कथन वाले हैं, कविताएं हैं, साहित्य वाले जिनके जितने भी नाम हैं उनके सबके नाम याद नहीं रहते, किसी का भी नाम लिख के आइएगा कि वर्तमान में ये कवि हैं, अपने दोस्त का ही नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अगला है, प्रेम जिंदगी भर का हिसाब है जोड़कर उसमें कुछ घटाना भी है, प्रेम जितना जताना भी है उतना छिपाना भी है, प्रेम में आंसू बहाना भी है मुस्कुराना भी है, विमल कुमार ने लिखा है। ठीक है, ये लिख के आ सकते हैं।
फिर अगला है प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। नागार्जुन का कथन है। ठीक है। अगला है कबीरा या घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी, सो पैसे घर माही। कबीरदास का कथन है, ये जरूर लिख के आइएगा। फिर अगला है ये इश्क नहीं आशा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी का कथन है। ठीक है, यही कथन यूज़ किया गया था शादी में जरूर आना में। ठीक है, ये इश्क नहीं आशा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, डूब के जाना है या डूब ही जाना है, जो भी हो, वाट एवर, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन लिख के आइएगा जरूर। ठीक। फिर अगला है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। कबीरदास का कथन है। बचपन में ये वाला बहुत पढ़ा होगा, इसको लिख के आ सकते हैं। फिर अगला है प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय, शीस दे ले जाए। कबीरदास का कथन है। फिर अगला है जो बिछड़ा है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कबीर का कथन है। फिर अगर अगला है फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। आगे का कथन है, ये तो पक्का लिख के आएगा, सबसे बेस्ट है यही कि फूल को प्यार करे पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रचना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। ठीक है। फिर अगला है प्रलय के दिनों में शतार सी मछली और मनुष्य वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र, कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। बद्री नारायण का कथन है। ठीक है। अगला है चंपई आकाश तुम हो हम जिसे पाते नहीं, बस देखते हैं रेत में आधे गड़े आलोक में आधे खड़े। केदारनाथ अग्रवाल का कथन है, ये लिख के आइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है इस महावन में फिर भी एक गौरैया की जगह खाली है, एक छोटी चिड़िया से एक नन्ही पत्ती सूनी डाली है, महानगर के महा अट्टहास एक में एक हंसी कम है, विराट धक धक में एक धड़कन कम है, कोरस में एक कंठ कम है, तुम्हारे 2 तलवे जितनी जगह लेते हैं उतनी जगह खाली है। ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, का ये कथन है। अगला है कुछ प्रेम कुछ प्रतीक्षा कुछ कामना से रची गई है, वह हाड़ मांस से तो बनी थी बहुत पहले। अशोक वाजपेयी का ये कथन है, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है हे मेरी तुम तुम्हारे बिना जलता तो है दीपक मेरा, लेकिन ऐसे जैसे आंसू की यमुना पर छोटा सा खद्योत टिमकता, क्षण में जलता क्षण में बुझता। केदारनाथ अग्रवाल का कथन है। देखिए ऐसे ही लिखना होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि जो कोटेशन कविता जब शुरुआत करी तो डबल इन्वर्टेड कामा से शुरुआत, डबल इन्वर्टेड कामा से बंद, और बीच में जो लाइनें लिखी है ना उनको एक सीध में लिखिए, और साथ साथ जो है कोशिश करिए कि लाइन छोटी रहे, ज़्यादा बड़ी न रहे। ठीक है। फिर अगला है खुशी और नफरत में कभी भी लकीर न खींचना, जिंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, शहम को चीर कर मिलना और विदा होना बहुत बहादुरी का काम होता है मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ, जीने का यही सलीका होता है। पाश ने इसे लिखा है, ये लिख के सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। केदारनाथ सिंह का कथन है, इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है मैं नहीं चाहता हर कोई मुझे प्यार करे, इसलिए कि संघर्ष की भावना के साथ साथ मुझ में बीज की तरह बैठा है मेरा युग, अपने हृदय पे हाथ रख संभव नहीं है इस निर्मम संघर्ष में पक्षधर होना एक साथ शिकारी और शिकारी का। येवगेनी शेंको ने लिखा है। ठीक है। फिर अगला भी उन्होंने लिखा है येवगेनी एवतुशेंको ने, क्या लिखा है कि लंपटता है यह प्रयास करना कि सभी मुझे पसंद करें,
मैं नहीं चाहता भीड़ मुझे प्रेम करे, मैं चाहता हूँ पाना उनका प्रेम, जो लड़ते हैं और अंत तक चाहता हूँ मुझे प्रेम करती रहे, मेरे खोए पूर्वजों की छाया। ठीक है, एवगेनी एवतुशेंको ने लिखा है। फिर अगला है पाब्लो नेरूदा द्वारा लिखा गया, प्रेम हमारे रक्त के पेड़ को सराबोर कर देता है वनस्पति रस की तरह, और हमारे चरम भौतिक आनंद के बीज से अर्क की तरह खींचता है अपनी विलक्षण गंध, समुद्र पूरी तरह चला आता है हमारे भीतर। ठीक है, तो ये रहा प्रेम से। अब थोड़ा देख लेते हैं बच्चे और बचपन से। ठीक है, किस तरह के निबंध आते हैं, मतलब किस तरह कोटेशन लिख सकते हैं निबंध में, तो देख लीजिए। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। बशीर बद्र का है ये। अगला है, देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। राजेश जोशी का ये कथन है, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है, बच्चे एक दिन यमलोक पर धावा बोलेंगे और छुड़ा ले आएंगे सब पुरखों को वापस पृथ्वी पर, और फिर आंखें फाड़े विस्मय से सुनते रहेंगे एक अनंत कहानी सदियों तक। अशोक वाजपेयी का ये कथन है, आप लिख सकते हैं। अगला है, शोक सभा में अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा बच्चा, सन्नाटे में आ गए माँ बाप कैसे समझाते बच्चे को, हंसना गंदी बात बच्चा आ गया बीच की खुली जगह में, माँ बाप की गिरफ्त से छूटकर, फेंक के मारी लात हवा में, एक झटके में झाड़ दिया सारा शोक, कैसे हो सकती है हंसना गंदी बात, भले ही मर गया हो कोई। संजय चतुर्वेदी का ये कथन है, लिख सकते हैं। अगला है, प्रार्थना के शब्दों की तरह पवित्र और दीप्त वे बच्चे, उठाते हैं अपने हाथ अपनी आंखें अपना नन्हा सा जीवन, उन सब के लिए जो बचाना चाहते हैं पृथ्वी, जो ललचाते नहीं है पड़ोसी से, जो घायल की मदद के लिए रुकते हैं रास्ते पर। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। फिर अगला है, बचपन मेरे लिए अलस सुबह अलशाई धुंध से निकलकर किसी चमत्कार की तरह चौका लीपती अंगीठी सुलगती, स्कूल भेजने से पहले पुत्र पुत्र कह चुमकारती माँ का चेहरा है। प्रकाश मनु का ये कथन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, सुनो मेरे बच्चे बड़े बड़े शब्दों से कभी घबराना मत, बहुत बड़ा शब्द बहुत छोटी सी चीज़ का नाम होता है, और जो सचमुच विशाल हैं बड़े हैं उनके नाम छोटे छोटे होते हैं, जैसे जीवन मृत्यु युद्ध शांति आशा प्रेम घर रात दिन। ठीक है, ये आर्थर कुडनर द्वारा लिखा गया है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है, अभी अभी माँ के गर्भ से धरती पर आया है ताज़ा ताज़ा बच्चा, गुंधे हुए आटे के लोंदे सा नरम और लाचार, तवे पर रोटी सा सिकने के लिए तैयार। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का ये कथन है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब जो है आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ठीक भी नहीं है। कल से हम जो है इसके आगे शुरुआत करेंगे, मीडिया के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे हम उदाहरण देखेंगे। फिर जो है संस्कृत के इंग्लिश के उदाहरण भी हैं जिनको हमें देखना है। तो आज के वीडियो के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप ये वीडियो का जो है जितने भी मैंने लिखा है टॉपिक से, जितने भी टॉपिक से आप उन्हें लिख लिए होंगे। ठीक है, सारा कुछ लिख लीजिए। निबंध की जो क्लासेस हुई हैं, क्योंकि वहाँ देखिए बहुत सारे जो है कोटेशन प्रयोग किए गए हैं, उसी तरह यहाँ जो है इन कोटेशन को आप अगर निबंध के में लिख के आएंगे ना तो काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, इनको आप अच्छी सी नोट्स बना लीजिए, जहाँ जिस नोट्स में आपने निबंध लिखा है उसी के पीछे आप इन सारे जो है कोटेशन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चाहे आईएएस का पेपर दीजिएगा, चाहे पीसीएस का दीजिएगा, चाहे आरओ दीजिएगा, चाहे जिसमें भी निबंध के आते हैं वहाँ आप लिख के
इन सबको आइएगा, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस लगाइएगा, ठीक है। आप व्हाट्सअप स्टेटस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।